Good morning, all of you. So today we are going to see one of the very effective and relevant J Advanced full-length mock test, and this is from the Super Anchors batch group. So if you have still not liked and subscribed the channel, please do so because I'll keep on coming with quality content for free. खास के जो बच्चे 10 से मूविंग टू 11th में 11th वाले बच्चे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो काफ़ी अच्छे कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो आपके लिए कुछ कोर्स भी जल्दी ही लाएंगे। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे खास के 11th में हैं वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कोर्स फ्री में लाएंगे। कुछ कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे भी आएंगे। तो आप हमारे चैनल्स पे जुड़े रहिए एंड वी आर गोइंग टू सर्व यू एंड विल ब्रिंग क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, if the number of ways in which 5 apples and 5 bananas and 5 chicus and 5 oranges, we have 4 varieties of fruits here and same species are alike, can be distributed equally among 5 persons so that exactly 2 of them get all 4 identical fruits. सबसे पहले क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करो। तो तुम्हारे पास 5-5 करके 4 डिफरेंट वैरायटी का फ्रूट्स है और 5 बंदे हैं उनको देना है। ऐसे देना है क्योंकि दो बंदा जो है उसको चारों का चारों सेम फ्रूट मिल जाए, मतलब पूरा एप्पल ही दे दो उसको या बनाना ही दे दो, कुछ ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बनाना चीकू दे सकते हो, एप्पल ऑरेंज दे सकते हो। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्संस गेट एग्जैक्टली 2 काइंड ऑफ फ्रूट। ऐसा नहीं है आप किसी बंदे को बनाना चीकू और ऑरेंज तीनों दे दो, ठीक है, वो केस यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं एग्जैक्टली 2 काइंड ऑफ फ्रूट्स दे सकते हो। देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में आसान ही लग रहा है, इसीलिए एग्जाम में मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई करूंगा, राइट। तो सबसे पहले ना आपको पूरे पेपर को एक बार देखना होगा। सेकंड पेपर देखो, कैटरीना रिसेप्शन ईमेल द टेबल शोज ब्ला ब्ला ब्ला, मीन बोल रहा है। तो मीन तो आपको पता ही है, मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई और फिर एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो वहां से मीन निकाल लो और फिर ए और बी का सेट निकाल लो। थर्ड जो है एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट इवेंट का बात कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज पी इंटू पी बी। तो आप इंडिपेंडेंट को फिजिकली मत फील करो, वैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस गारंटी नहीं है, वो मैथमेटिकल इंडिपेंडेंस को इम्प्लाई करेगा। इसीलिए आप उसको मैथमेटिकली डिफिनेशंस में, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इज पी प्रायोरिटी ऑफ ए इंटू प्रायोरिटी ऑफ बी अगर है तो ए और बी इंडिपेंडेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है तो शायद मैं इसे ट्राई करूंगा फोर्थ क्वेश्चन को। फिर फिफ्थ क्वेश्चन फंक्शन से स्टैंडर्ड लग रहा है, स्टैंडर्ड इन द सेंस क्योंकि देखो वेरिएबल लिमिट 0 to x है तो लिबनीज रूल का यूज करूंगा। सिक्स देखने में थोड़ा क्लमजी लग रहा है तो मैं भी या तो मैं छोड़ूंगा या फिर बाद में इसको ट्राई करूंगा, तो इसको आप स्टार मार्क करके छोड़ सकते हो। सेवन क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया और ये कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ हो रहा है तो शायद ये डायमेट्रिकली अपोजिट वाला कुछ चक्कर होगा तो वो देख लूंगा। नाइन्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, अगर इंटीग्रेशन 0 है तो ठीक। 10th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से दिख रहा है। 11th क्वेश्चन फिर वीएनसी से। 12th क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन से। ग्रेटेस्ट एक्स का क्वेश्चन है तो शायद मैं 12th को इंटरवल में ब्रेक करके करूँ। 13 जो है वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइप या कुछ वेक्टर्स दिख रहा है, तो अगर आप वेक्टर्स में कंफर्टेबल हो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। 14th क्वेश्चन है मैच द मैट्रिक्स, और ये अपना फेवरेट टॉपिक होना चाहिए क्यों, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व नहीं करना होगा, राइट। जैसे तुम देखो, अगर मैं ऑप्शन बी का आर सी और क्यू है तो अगर मैं ऑप्शन बी से एक ऑप्शन पकड़ लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, या ऑप्शन ए, दो ऑप्शन आर है और दो ऑप्शन पी है, तो इस बेटर बी और ए में अगर हमको सॉल्व करना पड़े तो मैं ए को सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि इससे दो ऑप्शन बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। अब ऑप्शन डी में भी पी दे रखा है, ऑप्शन ए में भी पी दे रखा है, तो मैं चाहूंगा ऑप्शन, मतलब पी वाले ऑप्शंस ना बहुत ही यहाँ पे डिमांड में है, तो मैं ऑप्शन ए से अगर पी एलिमिनेट हो गया, अगर ए पी को जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तब तो फिर मतलब तुम समझ रहे हो ना। और ये सिंगल करेक्ट टाइप का दिख रहा है, तो फिर और अगर एपी को चलेगा तो फिर डीपी को नहीं जाएगा, तो वहां से आप बहुत ही शानदार तरीके से एस्टिमेट कर सकते हो और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 16 स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो वो मैं देखूंगा। 17th अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म बोल रहा है, ए प्लस बी में, ए माइनस बी में, मतलब कितने अलग अलग टाइप के टर्म्स दिखाएंगे। सम ऑफ कॉफिशिएंट्स बोल रहे हैं, अब ये तो पता है एक्स वाई जेड को सबको मैं वन वन करूंगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल पेपर का एक फील आ गया जो ठीक है, पेपर बनने वाला है। अगर मैं एवरेज बच्चा भी हूँ फिर भी मैं ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन तक इस पेपर को ट्राई कर सकता हूँ 1 आवर में। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली लाइक अ किड। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास 5 बच्चे हैं, सो वी हैव 5 पीपल, P1, P2, P3, P4
और P5। और अपने पास 5 फ्रूट्स है, 5 ऑरेंज है, 5 एप्पल है, 5 बनाना है और 5 चीकू है। ठीक है, अब आपको इस 5 रकम के फ्रूट्स को 5 बंदे में बांटने हैं, सच दैट कोई भी 2 पर्सन जो होगा उसको चारों का चारों सेम फ्रूट्स मिलने चाहिए। तो मान लो वो 2 पर्सन हम ये सेलेक्ट कर लिए, P1 और P2। ठीक है, सपोज आई हैव सेलेक्टेड दीज 2 पर्सन एज दोज पर्सन जिसको एक ही टाइप का फ्रूट मिलने वाला है। और सपोज मैंने फिर, तो सबसे पहले मैं 2 पर्सन कैसे सेलेक्ट करूंगा, देखो कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। 5 में से कोई भी 2 को लिया, और यहाँ पे तुम डायग्राम बना लो, सपोज मैं इस 2 को लिया, क्योंकि मैं P1 P3 को भी ले सकता था। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होने वाला है, अब जब मैं पर्सन सेलेक्ट कर लिया, अब मैं डिसाइड करूंगा उस पर्सन को कौन फ्रूट दूंगा, ऑरेंज एप्पल का कॉम्बिनेशन दूं, एप्पल बनाना दूं, या फिर चिकू एप्पल दूं। तो इस 4 फ्रूट्स वैरायटी में से कोई भी 2 फ्रूट्स में निकालता हूँ। सपोज मैंने ऑरेंज और एप्पल निकाल लिया। ठीक, अब ऑरेंज गया, एप्पल गया। अब अब फिर सवाल है, जब मेरे हाथ में ऑरेंज है, 4 ऑरेंज और 4 एप्पल लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास बच गया 1 ऑरेंज और 1 एप्पल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। अब जब आप 4 ऑरेंज और 4 एप्पल लेके यहाँ पे खड़े हो, अब सवाल है इस टोकरी से कितने तरीका में इस दोनों बंदे को फ्रूट्स दे सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल देना है। तो या तो मैं इसको 4 ऑरेंज दे दूं, 4 एप्पल दे दूं, या फिर इसको 4 एप्पल दे दूं, 4 ऑरेंज दे दूं। तो आपस में इस 2 फ्रूट्स वैरायटी को मैं कितने तरीके से बच सकता हूँ, उस दोनों में 2 फैक्टोरियल। तो देखो अभी तक क्या स्टोरी है, 5 में से 2 बंदे निकाले, उस बंदे को कौन वैरायटी का फ्रूट देना है वो निकाल दिए, फिर उस फ्रूट्स में कौन एप्पल लेगा, कौन ऑरेंज लेगा, ऑरेंज एप्पल, वो 2 फैक्टोरियल है। अभी भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि अभी तो हाफ ही स्टोरी है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, पर्सन 3 4 5 के पास। अब देखो मेरी टोकरी में कितना है, मेरी टोकरी में 5 बनाना, 5 चीकू, 1 ऑरेंज और 1 सेब है रखा हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या है, क्वेश्चंस का लिमिटेशंस है, जो आप 2 वेराइटी से एग्जैक्टली 2 काइंड का फ्रूट देना है रिमेनिंग पर्सन को। okay? देख रहे हो, सो दैट 2 ऑफ देम गेट ऑल 4 आइडेंटिकल फ्रूट। तो यहां तक अपना काम हो गया। ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन गेट्स एग्जैक्टली 2 काइंड ऑफ फ्रूट्स। अब देखो ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन, अब जो 3 4 5 बचा उसको 2 वेराइटी का ही फ्रूट्स लाना है। तो अब सबसे पहले देखो तुम्हारे पास 1 ऑरेंज है और 1 एप्पल है, 1 ऑरेंज है 1 एप्पल है। अब सपोज मैं ये ऑरेंज एप्पल को एक ही आदमी को दे दूं, इसको 1 एप्पल दे दूं, 1 ऑरेंज दे दूं, तो अब मैं बनाना इसको डाल दे ही नहीं सकता हूँ 2 बनाना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तब तो 3 वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एप्पल और ऑरेंज को मुझे अलग अलग आदमी को देना होगा। तो अब फिर से आदमी सेलेक्ट करने होंगे भाई किसको दें। तो देखो ये 3 बंदे में से कोई 2 को फिर मैं सेलेक्ट किया, 3C2। अब मान लो मैंने P3 को सेलेक्ट किया और P4 को सेलेक्ट किया, ऐसा मैंने एज्यूम किया, तुम किसी को सेलेक्ट कर सकते थे। तो एक बार में डायग्राम पूरा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब जब सेलेक्ट किया तो फिर वही बात भाई, टोकरी में मैं लेके आ गया 1 संतरा और 1 सेब। वैसे आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जरिए आई वांट टू आल्सो गिव एन इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू, लाइक आप फ्रूट्स को ना डेली बेसिस पे खाया करो, इससे आपका कॉन्सियसनेस लेवल जो है, वाइब्रेशन लेवल्स, हेल्थ भी काफी सही रहेगा और ये जिंदगी भर आपके काम आएगा, ठीक। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, जब हम बीमार होते हैं तो ही फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग भी बच्चों में यही कर देते हैं, लेकिन आजकल अब रेगुलर फ्रूट्स हैबिट, ऐसा नहीं आपको बहुत मजा रहता है। अब जितने के आइसक्रीम या फिर वो पिज्जा उज्जा खा लेते हो, उससे तो सस्ता ही मिल जाएगा ना, खास के सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हो। चलो फिर से वापस आते हैं। अब टोकरी में 1 ऑरेंज और 1 एप्पल है। अब 3 और पर्सन 3 और 4 को ही तुमको देना है। फिर वही बात भाई, इसको ऑरेंज दें या एप्पल दें, या फिर इसको एप्पल और ऑरेंज दे सकते हैं। अब मैं क्या क्या सपोज, तो इसका मतलब कितना वे में दे सकते हैं 2 और 4 को, पर्सन सेलेक्ट किया, फिर 2 फैक्टोरियल में उसको डाल दिया। अब सपोज ये 1 ऑरेंज 1 एप्पल उसके पास चले गया। अब मेरे पास क्या बचा, ऑरेंज और एप्पल भी खत्म है भाई। अब अपने पास बचा बनाना और चीकू। चीकू भी बहुत मस्त लगता है भाई खाने में। तो अब देखो, अब 1 ऑरेंज और 1 एप्पल तो है, तो इसको 3 और फ्रूट्स चाहिए, उसको भी 3 और चाहिए, मतलब इसको +3 चाहिए, +3 चाहिए। और जो बच गया, क्योंकि मेरे पास अभी 10 है, और जो बच गया वो तो 5 में जाएगा। अब सवाल है ये कौन सा 3 फ्रूट्स लेगा, तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है अब इसको ऐसा कर दो, 2 बनाना और 1 चीकू दे दो। नहीं भाई, तब तो इसके पास 2 बनाना, 1 चीकू, 1 ऑरेंज हो जाएगा। तो इसके पास तो 3 तरीके का फ्रूट्स हो गया। अब वो जो है वो अलाउड नहीं है क्वेश्चन में। तो अब तो आपके पास क्या है, अब जो 6 जो बच्चे हैं, तुमको 6 फ्रूट्स देना है। अब इसमें 3 बनाना और 3 चीकू ही देने होंगे। अब या तो इस बंदे को 3 बनाना 3 चीकू दे दो, या फिर इसको 3 चीकू 3 बनाना दे दो। मतलब फिर से अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास फिर से एक बार 2 फैक्टोरियल आएगा बनाना और चीकू को देने के लिए। तो अब मेरे पास बॉक्स में कितना आ गया बच्चों, अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1 ऑरेंज था ही, इसको सपोज 3 चीकू दे दिया, 3 बनाना दे दिया, ठीक, आउट ऑफ 2 फैक्टोरियल।
तो अब मेरे पास जो बच गया वो मेरे पास बच गया कितना, 2 बनाना और 2 चीकू। अब 2 बनाना 2 चीकू, आपके पास मजबूरी अभी इसी को देना होगा क्योंकि अब तो इतना ही फ्रूट्स बाकी है ना। अब जो बचा खुचा है वो पर्सन 5 को दे दो। अच्छा, पर्सन 5 को तुम बेचारा मत समझ लो भाई, जो बचा खुचा है इसके भागे में है, क्योंकि हर एक बार हर एक पर्सन बेचारा बनेगा इस प्रोसेस के दौरान। क्यों? क्योंकि जब तुम 5C2 सेलेक्ट किए हो तो ऐसा हो सकता है उसी समय में तुम क्या किए, पर्सन 3 और 4 को सेलेक्ट कर लिए होगे, तो फिर कभी बेचारा P1 बन जाएगा, कभी बेचारा P2 बन जाएगा, कभी बेचारा 3 बन जाएगा, कभी बेचारा 4 बन जाएगा, कभी बेचारा 5 बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जो कि प्रकृति हमारे साथ करती है। चाहे आप एंट हो और एलिफेंट हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से जो मेरे पास फाइनल बच गया इसके पास एक ही तरीका है। तो 5C2 जो 10 होता है, 4C2 ये 6 होगा, 2 फैक्टोरियल 2, 3C2 3, 2 फैक्टोरियल 2। अब चेक कर लेते हैं आंसर। 62 120, 36 और 4 जो बनने वाला है 144 पे एक जीरो बैठाएंगे और अपने पास जो आंसर बन के आया वो है 1440। अब इसमें सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, तो 448 और 19, तो हमारे पास जो आंसर बन के आया वो हो गया 9। तो इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे है? देखो, क्वेश्चन से टेक अवे है जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था, आप शायद ध्यान दिए या नहीं, उसको मैं पिक्टोरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, जिससे मेरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट डिफाइन करने में काफी सहायता मिला। अब बहुत बच्चे हैं ना, इसको इस प्रोसेस में इस रिदम और एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आप वो नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। तो चीज़ों को जितना सिंपल वे से, जितना मजे में सॉल्व करोगे, समझ के सॉल्व करोगे, उतना मजा आएगा। तो देखो, यहाँ कोई गलती होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करते गया, आदमी को सेलेक्ट करते गया। अच्छा, पहले तुम फ्रूट्स को सेलेक्ट करोगे आदमी को? भाई पहले आदमी को सेलेक्ट करोगे, उसको फ्रूट्स दे रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा भी बोल सकते हो भाई फ्रूट्स पे ही आदमी को रख दो। अब वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये तो वही हुआ ना, लॉक इनटू की। जैसे चॉकलेट को पॉकेट में रखना है या फिर पॉकेट को चॉकलेट में रखना है। ऑफ कोर्स चॉकलेट को पॉकेट में रखोगे, तो तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है और 3 पॉकेट है, तो कितने तरीके से तुम रख सकते हो? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 चॉकलेट है और 3, सपोज 2 पॉकेट है, ये तो 2 ही पॉकेट है। तो पॉकेट 1 और पॉकेट 2। अब देखो, पॉकेट 1 के लिए कितना ऑप्शन है? तो चॉकलेट नंबर 1, अगर ऑल चॉकलेट्स आर डिस्टिंक्ट C1 C2 C3, तो 1 या तो पॉकेट 1 में जाएगा, नहीं तो 2 में जाएगा। 2 ऑप्शन है। सिमिलरली 2 2 2, तो 2 का पावर 4, मतलब 16 पॉसिबिलिटीज है। इस 16 में ऐसा हो सकता है चारों का चारों चॉकलेट आपके पॉकेट 1 में है और पॉकेट 2 जो है वो एम्प्टी है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, हम उल्टा सोचेंगे, हम सोचेंगे जो चॉकलेट है अपने पास और हम पॉकेट को कितने तरीके से इस चॉकलेट में एसोसिएट कर सकते हैं। अब बोलोगे मैथमेटिकली तो ये भी सही होना चाहिए। तो देखो, पॉकेट 1 के पास तुम बोलोगे 1 2 3 4 ऑप्शन है, पॉकेट 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, तो 4 × 4 16। देखो, दोनों आंसर सेम आ गया। लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये ब्लंडर है, ये गलत है। अब तुम बोलोगे कैसे ये गलत आंसर है, ऑल दो आंसर्स तो सेम है। देखो, ये गलत आंसर इसलिए है बाबू, क्योंकि अब एक ऐसा केस इसमें बना है जब पॉकेट 1 चॉकलेट 1 के पास गया और पॉकेट 2 भी चॉकलेट 1 के पास गया। इसका मतलब पॉकेट 1 होल्ड किया हुआ चॉकलेट 1 को और पॉकेट 2 भी होल्ड किया हुआ चॉकलेट 1 को। भाई चॉकलेट 1 एक साथ दोनों पॉकेट में कैसे है? या तो चॉकलेट जादू वाला है या फिर तुम जादूगर हो, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। अब बहुत सारी किताब आप देखोगे 2 का पावर 4, 4 का पावर 2, ऐसे फालतू का कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करके उसको भी एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो कृपया उस सब से बचिए। सेकंड क्वेश्चन काफी आसान है और इसका डायरेक्ट आप मीन निकाल सकते हो, सिग्मा xi into frequency of event by sigma fi। तो दैट्स द मीन ऑफ दिस इवेंट। एंड आई होप ये कोई कोई बच्चा भी इसको अगर सॉल्व करेगा, यहाँ से मीन जो आएगा वो 15/4 आएगा। जस्ट चेक करा था बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। अब स्टैट्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान आने वाला है। अब जैसे ही तुमको लेमडा का वैल्यू आ गया, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लो। तीसरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करें, तो एक्स वाई इवेंट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब वाई हो चुका है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जब एक्स हो चुका है। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या ले सकता हूँ, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय डेफिनेशन इक्वल टू हाफ, एंड सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स which is same as x by probability of x equal to 1/3, right? Then which of the following option is correct? A delta b is a minus b intersection.
तो अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को सपोज मैं कुछ लेमडा मान लूं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 2 लेमडा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो आएगा वो हो जाएगा 3 लेमडा। ठीक, तो अब तुम सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं ये थर्ड लास्ट वाला ऑप्शन को पहले अटैक करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वेन डायग्राम पे, अगर ये सेट ए है सेट बी है, तो इट्स लेट से 1 2 3 4, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ। So what about a minus b? What about a minus b? मतलब it should be elements should be present in a but not in b. So it's just 2, right? और union b minus a should be b not in a. तो ये just 4 आ गया। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इस बेसिकली a union b एक्सेप्ट a इंटरसेक्शन b, वही ना, a union b एक्सेप्ट a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आया, अब तुम बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो होने वाला है, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन बिटवीन देम। तो अब इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 रीजन में वो 5, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, देयर इज नथिंग कॉमन। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पार्ट। अब उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई जो होगा वो कितना आने वाला है बच्चों, एक्स यूनियन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, 3 + 2 5 लेमडा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो 4 लेमडा। अब तुमको पता है ये पूरा सिंपल स्पेस हो गया ना एक्स यूनियन वाई, ठीक है। अब या तो ये एक से छोटा होगा नहीं तो इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई जो होगा वो क्या होगा, ये तो दो इवेंट है ना इस इंटरवल में, तो या तो ए यूनियन बी जो होगा वो पार्ट होगा इस पूरे यूनिवर्स का, यू का सैंपल स्पेस का, या फिर उससे छोटा होगा। तो कैन आई टेल, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। अब एक्स यूनियन वाई अभी मैं देख लिया हूँ 4 लेमडा है, लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से लेमडा जो आएगा वो 1/4 से छोटा होगा, लेमडा का वैल्यू 1/4 से छोटा हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डेल्टा वाई जो बनने वाला है, डेल्टा वाई बनने वाला है, ठीक है, वो तो हो गया ए का चांस, बी का चांस और माइनस इंटरसेक्शन का चांस, ठीक है। क्योंकि आप ए बी में से अगर इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो तुम्हारा यूनियन आ जाएगा। तो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डेल्टा वाई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप समझे क्यों, कि देखो ए में 1 और 2 आएगा प्लस फिर से 2 और 3 आ जाएगा, सॉरी ए में 2 और 3 आएगा, अगर मैं ये कर दूं फिर से 3 और 4 आ जाएगा। तो अगर मैं 3 को 2 बार निकालूंगा तो काम बन जाएगा, राइट। या डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे बिना इसको भी फील किया जा सकता है, राइट। तो दिस विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना हमने एज्यूम किया है बच्चों, 3 लेमडा, वाई को किया है 2 लेमडा, तो 5 लेमडा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन माइनस 2 लेमडा, तो ये तो आ गया 3 लेमडा। और लेमडा का वैल्यू तुम देखो ऑलरेडी कितना है, लेमडा का वैल्यू 1/4 से छोटा है, तो इसका वैल्यू 3/4 से छोटा है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन। अब सवाल है एक्स और वाई जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब ये मैं कैसे देखूंगा। अब देखो म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा वो तो नेसेसरली एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट, हो भी सकता नहीं। अच्छा एक्स और वाई जो है वो एक्स एग्जॉस्टिव इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन और वाई जो है वो पूरा सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देना चाहिए, मतलब इट शुड बी 1। अब ऐसा बात है क्या, ऐसा बात है क्या, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट होगा तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस आएगा ना, मुझे तो फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये
तो देखो ये सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ऐसे ही हो सकता है, ये तो गारंटी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा ना तुम्हारा वैल्यू ऑफ लेमडा पे। तो ए जो है वो गलत है, बी लेमडा है। वो रहा अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब इवेंट है तो दोनों का यूनियन जो है, इवेंट है मतलब क्या हो गया, एग्जॉस्टिव मींस एक्स यूनियन वाई का प्रोबेबिलिटी 1 है, और इंडिपेंडेंट है जो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा तो हो ही सकता है जो एक्स यूनियन वाई 1 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि एक्स यूनियन वाई अगर 1 है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दैट इज 3 लैम्डा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज 2 लैम्डा, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज देयर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर। ये तो पॉसिबल ही है ना, 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए। बट अब बताओ 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर अगर 1 है तो ये किस चीज के वैल्यू पे करेक्ट होगा? तो क्या मैं लैम्डा का कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस इक्वेशंस का अगर रूट होगा, अगर इस इक्वेशन का रूट होगा बिटवीन लैम्डा 0 एंड 1, तब तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है, करने का तो पॉसिबल नहीं है। आप इससे भी चेक कर सकते हो, शायद थर्ड जो होगा ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट आया, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो ना, यहाँ से आएगा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इज 0। तो या तो लैम्डा का वैल्यू 1/6 आया, या फिर लैम्डा का वैल्यू शायद -1 आएगा। नहीं, लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा, तो या तो लैम्डा 1 आएगा या 1/6 आएगा। अब क्लियरली लैम्डा 1 नहीं हो सकता है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से भर जाएगा, लेकिन लैम्डा 1/6 तो हो ही सकता है। तो फॉर लैम्डा 1/6 इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे, तो ये गलत जवाब है। तो फाइनली मेरा आंसर आया ऑप्शन बी। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने काफी आपको एक बहुत ही फील के साथ समझाया है। ठीक है, मैं इंटेंशनली इसी पे रीराइट किया हूँ, सो दैट, क्योंकि एग्जामिनेशन भी क्या होता है ना, आप स्क्रिबल पेज पे बार बार लिखते हो, तो आप जो भी जगह अवेलेबल है जब टेस्ट सीरीज देते हो उसी के आसपास लिखने का प्रयास करो। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसको आराम से मजे में सॉल्व करेंगे। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इससे क्या होगा ना, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा ही टाइम लगे, लेकिन आपको फायदा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है जो आप प्रॉब्लम्स को वन गो में सॉल्व कर पा रहे हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक हाइपरबोला दे रखा है, चलो भाई हाइपरबोला बनाते हैं। ओ ऑरिजिन है, बहुत अच्छा। एम इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो एम जो है वो कोई भी पॉइंट इस कर्व पे ले, एंड above x axis h is a point mf1। ठीक, दिस इज योर फोकस, f1 लेफ्ट फोकी एंड f2 राइट फोकी। तो mf2 इज ज्वाइन, क्योंकि mf2 इज परपेंडिकुलर टू f1 f2। ठीक है भाई, so this angle is 90 degree। First go by the information flow of the question। h is the point on mf1, तो h इस पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो कहीं पे भी। given that mf2 is perpendicular to f1 f2, mf2 ठीक है, mf1 is perpendicular to oh, o is origin, तो mf1, अच्छा ये लाइन इससे भी परपेंडिकुलर, ये तो फील आ रहा है कुछ सिमिलैरिटी का। एंड OH इज लैम्डा टाइम्स O2, OH इज लैम्डा टाइम्स OF2, OF2, अच्छा बहुत ही बढ़िया। वेयर लैम्डा इज 1/3 से 1/2, देन फाइंड द रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्टली चाइनीज गाउको एग्जामिनेशन से प्रेरित है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका ट्रांसलेटिंग भी करता हूँ। मुझे चाइनीज नहीं आता है, मैं गूगल में लेंस में जाके फिर ट्रांसलेट करके फिर क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ वहां से, जे रिलेवेंट वाले। ठीक है, जो कि मैं अपने बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी वहां से भी लिए गए, तो आप उसको देख सकते हैं, एंड दैट्स काफी जे रिलेवेंट प्रॉब्लम। तो देखो ये चैतन्य वाले भी या फिर नारायणा वाले भी काफी क्वेश्चन चुराते हैं वहां से, लेकिन अच्छा है आप चोरी भी करते हो ना तो स्मार्ट चोर बनो जो जे रिलेवेंट हो, उससे कुछ नहीं क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये फोकस जो होगा हाइपरबोला का ए,0 होगा, ये -a,0 होगा, ये पॉइंट m को मैं ले सकता हूँ। अब चूंकि ये m जो है mf2 इज परपेंडिकुलर टू f1 f2, तो ये तो वर्टिकल लाइन हो गया। अच्छा mf2 इज परपेंडिकुलर टू f1 f2 है, सो दिस इज नॉट 90 डिग्री, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये एंगल 90। ओ तब तो ये वर्टिकल हो गया, इट मींस दिस पॉइंट इज द सीजी क्वेश्चन a, b² y, राइट।
and this focus is minus a comma a. अब OH by OF2, OH by OF2 is lambda and that belongs to 1 by 3 to half, and we have to find eccentricity. अब सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ HF1 वी कैन राइट इस लाइन का इक्वेशन, so that will be y equal to ba square by कितना जाएगा 2 a square c x plus ac. अच्छा सी को ए के टर्म में आप लिख सकते हो बिकॉज ऑलरेडी ए और बी के टर्म में हमने लिखा हुआ है, तो ये जो इक्वेशन बनने वाला है ये बन रहा है कितना y इंटू टू ए स्क्वायर ई, जैसे स्ट्रेट लाइन y माइनस वाई वन में लगा रहा हूँ, इक्वल टू क्या बनेगा वहाँ से b इंटू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से OH का डिस्टेंस क्या आएगा, सो वी हैव अ लाइन, सो वी वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यू नो दैट्स ax प्लस by प्लस c का मॉड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा OH का डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट p, दैट्स ae b स्क्वायर बाय रूट ओवर, बिकॉज आई विल ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग ऑन वन साइड एंड विल मेक इट जीरो। अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस का पैरामीटर लगा रहे हैं 4a4 ये स्क्वायर। now what is OF2, OF2 is a, so OF2 a। अब देखो मजा मजा आ गया क्योंकि ए यहाँ से कैंसिल होने वाला है, दैट्स व्हाई प्रायोरिटी आई हैव गिवन OH by OF2 is just b square by root over b4 plus 4a4 e square, right? And we also know b square is a square into a square minus 1 from hyperbola definition of eccentricity। तो मैं और ये चीज लेमडा है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा बी स्क्वायर से डिवाइड अगर कर लूँ, so it's b4 plus 4, अब राइट a4 in terms of b4 because b4 is b is present everywhere, so it's better to convert a to b, so 4b4 by a square minus 1 whole square into a square। अब आप समझ सकते हो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई कैन टेक बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बाहर जाएगा तो b4 will go out and it will become b square, so I am cancelling this, so finally my expression is neat and clean, root over 1 plus 4e by e square minus 1 whole square, and that's lambda and this is lambda। so यहाँ से what we get lambda, अगर आप ऊपर जाओगे तो e स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई नीचे में e स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4e square, so it's a minus b whole square plus 4ab, so I'm writing over here only this is going to be a square plus 1 whole square inside root, so our answer is a square minus 1 by a square plus 1 का mod, because a square root is mod, since e is more than 1 so I can break the mod and it still will not be broken, so lambda का ये वैल्यू है। अब तो हो गया भाई, अब ये क्वांटिटी विल डांस फ्रॉम 1/3 to 1/2, तो यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी आराम से प्यार से निकाल लो, तो फाइनली जो तुम्हारे पास इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आएगा वो √2 और √3 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। So it was good question, like in very basic questions. It is nothing more than NCERT in terms of its concepts, but थोड़ा manipulation में you need to have patience to read the information in class, और just ये simple quadratic expression और distance of a point from a line का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ठीक ठाक एक क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, ये फोर्थ वाले का। चलो अगर मैं फिफ्थ पे जाऊँ, फिफ्थ पे अगर जाऊँ तो सिक्स को जैसे कि मैं प्रॉमिस किया विल डू इट एट लास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने में ही थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, एबीसी डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट नंबर है, एबीसी मतलब ये यूनिट सर्कल पर होगा ईच ऑफ द इक्वेशंस, ऑल्दो ये सिमेट्री लग रहा है, सो मे बी वी कैन ट्राई, बट फर्स्ट यू ट्राई दोज क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं, और दोज प्रॉब्लम्स वो आप टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी उस काइंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हो, सो दैट आप उसको आसानी से, यू डोंट हैव टू क्रिएट थॉट प्रोसेस। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन है तो इसमें मुझे थॉट प्रोसेस क्रिएट ही नहीं करने होंगे, क्यों, fx दे रखा है एंड दे वांट मी टू चेक इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कैसे है, एंड ऑल इन 0 to 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले भाई मैंने तो एक पेज जनरेट कर दिया, मैंने एक में पेज यहाँ जनरेट करूँगा और फिर इस क्वेश्चन को करूँगा मैं कॉपी, और जैसे ही मैंने कॉपी किया, आई वांट टू इन्वेस्टिगेट इट्स बिहेवियर इन 0 to 1, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज टू
differentiate this function. Since f of x is given, and you know all these functions are continuous in 0 to 1, hence by the theorem of differentiability, if f of t is a continuous function, तो 0 to x में एफ टी डी टी जो होगा वो इंटीग्रेबल है. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. ऑल्दो आप बहुत बच्चे ये चीज सोचते नहीं है, लेकिन अब देखो कॉन्सेप्चुअली आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि ये इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ दोनों साइड, क्योंकि ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से 1 में, इसीलिए तुम वो चीज कर सकते हो. तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लीबनिज रूल से 5 टाइम्स लॉग 1 प्लस, यहाँ पे आपको आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x टेन इनवर्स एक्स, ऊपर वाले लिमिट को डालेंगे फंक्शन में, प्लस 16 साइन एक्स. ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा पूरा ब्रैकेट में, नीचे वाले को जो भी डालो डिफरेंशिएट करके 0 आएगा. तो फाइनली एफ डैश एक्स में ये चीज आने वाला है, राइट. अब मैं एफ डैश को एनालाइज करना चाहूंगा, तो यहाँ से तो एक चीज दिख रहा है, क्योंकि 0 से 1 में आई वांट टू एनालाइज एफ डैश 0 जो होगा 5 टाइम्स लॉन 1 प्लस 10 टाइम्स 0 और ये 16 टाइम्स 0. तो ये मजेदार बात है, एफ डैश एक्स 0 हो गया. अब एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात कर ही लेते हैं. तो ये हो जाएगा 10 बाई 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अब 10x बाय एक्स को छोड़ो, यूवी रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 टेन इनवर्स एक्स प्लस 16 कॉस एक्स. मैं क्लियर. अब अगर मैं 0 से 1 के बाद में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाला है, क्योंकि इंटेंशनली उन्होंने ये और इसको देखो कितना प्यारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इन्वाइट किया था 10 इनवर्स एक्स से, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. हमारे पास आंसर बचा 16 कॉस एक्स माइनस 10 टेन इनवर्स एक्स. अब ये क्वांटिटी अगर मैं x को 0 से 1 की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा. अब तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स 0 पे टेन इनवर्स 0 0 और 1 पे पाई बाई 4 होगा, राइट, कुछ इस टाइप का. और ये 10 से उधर से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये 0 से लेके 10 पाई बाई 4 तक वैरी करेगा ये वाला टर्म. और ये वाला टर्म देखो cos 0 1 है, तो ये 16 से 16 cos 1 तक वैरी करेगा, राइट. अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं, तब पर भी आप देख सकते हो cos 1 डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट 90 से थोड़ा कम ही है. तो आप देख सकते हो ये 0 से 1 में अगर मैं कोई वैल्यू लूँ, और उसके लिए कोई बच्चा अलग तरीके से दोनों का ग्राफ बना सकता है, ठीक है ना. 16 cos x का ग्राफ बनाएगा और 10 10 x का. तो देखो 1 पे जैसे पाई बाई 2 पे भी मैं देखूँ, तो 0 पे 16 होगा, पाई बाई 2 पे 0 मर जाएगा. और अगर मैं 10 10 इनवर्स x की बात करूँ, तो 0 पे 0 होगा, और 1 पे मतलब पाई बाई 2 पे ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स 10 इनवर्स पाई बाई 2. तो इस 1 पॉइंट समथिंग मतलब पाई बाई 4 से थोड़ा इधर जा रहा होगा, सो लगभग लगभग इस टाइप का ग्राफ बनेगा. अब आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हो, ये 1 से ऑफ है, मतलब 1 अगर कुछ यहाँ पे होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अल्फा है तो 1 इससे पीछे होगा. अब उसको फिर से तुम इसको फंक्शन लेके साई लेके फिर डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका से बता रहा हूँ. तो फिर आप क्या करोगे, अब देखो 0 से 1 के बीच में ये गाय इज ऑलवेज टॉपर, मतलब ये ऊपर है. 16 cos x जो है इट्स विनिंग ओवर 10 10 इनवर्स x, तो वहां से मैं बोल सकता हूँ इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. अब अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, ठीक है. इसका मतलब क्या है, अब चूंकि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है फॉर 0 से 1, लेकिन एफ डैश 0 ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको, एफ डैश 0 इज 0. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो एफ डैश 1 होगा वो पक्का 0 से बड़ा होगा. इसका मतलब एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ डैश 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 to 1. तो एफ डैश एक्स जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 to 1. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, और अगर एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ से फिर मैं बोल सकता हूँ जो एफ ऑफ एक्स जो है वो खुद इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है. अब अब आप क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी 0 है, तो एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा. Since f of x is increasing, the f of x is greater than f0 for all x, in fact equal to 0 से 1.
यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबका सब एफ डैश भी इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स भी इंक्रीजिंग हो गया, तो अब तो क्वेश्चन आपका सही हो गया। मतलब ये सही है, ये गलत है। अब चूंकि एफ ऑफ एक्स खुद पॉजिटिव है, तो 0 से एक्स में जो है वो आप क्या बोल सकते हो, ये क्वांटिटी इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये मोर देन वन करेक्ट है, ये पॉजिटिव है, ये सही जवाब है। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है, एफ ऑफ डी टी इंक्रीजिंग। अच्छा, 0 से एक्स में मैं एफ टी डी को पॉजिटिव बोल सकता हूँ या नहीं, ये आप सोचो। मैं 0 से एक्स में, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा भी हो सकता है इवन इफ फंक्शन इज नेगेटिव, जैसे ये फंक्शन अगर नेगेटिव भी हो जाए फिर भी तो ये इंक्रीजिंग है वाई ए से बी, बट एरिया वाइज तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस ऑप्शन के बारे में आप कमेंट कीजिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ और आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ। अच्छा, ये इंक्रीजिंग कैसे है, इसको अगर मैं साई एक्स ले लूँ तो साई डैश एक्स जो होगा वो तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन ए और डी सही है। अब सी के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेहनत करके इस सेशन को बनाया था, आप खुद कमेंट कीजिए, आप बताइए ऐसा क्यों होगा, सही है या गलत है। क्वेश्चन 6 को अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ, 7th हमने बना ही रखा है। अब सॉरी 7th वाला ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग कॉमन कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ विद इलिप्स एंड हैविंग डायरेक्ट्रिक्स इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो सबसे पहले इलिप्स के बारे में अगर जानकारी ले लूँ तो एक्स स्क्वायर वाई 25, ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर 18, हाँ 25 प्लस वाई स्क्वायर वाई 9 इक्वल टू 1, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स 5,0 पे और y का इंटरसेप्ट जो है वो 0,3 पे। ठीक है भाई, सेट ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग कॉमन कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ विद द इलिप्स एंड हैविंग डायरेक्ट्रिक्स इतना। अब बोल रहा है वो पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x प्लस एम वाई प्लस 7 है, मतलब इस पॉइंट पे 0,-7,0 तो ऑलवेज लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे। अब -7,0 कहीं ना कहीं, क्योंकि ये -5,0 होने वाला है, तो वो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। पैराबोला ऐसा है जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है और मुझे कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ चाहिए इलिप्स के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम सोचो कैसे, वो रहा है सेट ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग कॉमन कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ विद इलिप्स। तो अब अगर मुझे मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए इलिप्स के लिए और जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो मुझे पैराबोला कुछ भी हो सकता है, सपोज पैराबोला ये जाएगा। अब कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ हैविंग कॉमन कॉर्ड, तो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड क्या बना, देखो एक कॉमन कॉर्ड ये बना जैसे पी क्यू, एक ये भी बना यहाँ पे, ठीक है ना, लेट्स से आर एस, एक ये भी बनता हुआ दिख रहा है लेट्स से पी एस। तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम लेंथ होगा, तो दैट विल मैक्सिमम अमंग दिस लेंथ, राइट। ये तो खतरनाक लग रहा है। और वो डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला का ये है, तो सपोज पैराबोला मेरा कुछ ऐसा होता, अब मुझे ये मैक्सिमम लेंथ भी चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो क्या, जो किस कंडीशन में ये मैक्सिमम लेंथ देने वाला है, किस कंडीशन में ये मैक्सिमम लेंथ देने वाला है। अगर तो चलो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा फील करने की कोशिश करूँगा, और फीलिंग के लिए मुझे फिर चाहिए स्पेस, और जैसे ये स्पेस क्रिएट करूँगा पैराबोला का फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि देखो ये मेरे पास एलिप्स है। ठीक है, अब पैराबोला का तुमको डेफिनेशन पता है, ध्यान देना, अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, एस पी और पी एम जो होता है वो होता है बराबर, राइट। तो सपोज एस जो है वो पैराबोला का फोकस है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला का -7,0, ये ऑलवेज ऐसा होगा। अब मुझे चाहिए कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ, मुझे चाहिए कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ, और ये इलिप्स का फोकस, इलिप्स का जो इंड पॉइंट है वो है अपने पास -5,0
इसको ध्यान से देखो, और ये हो गया तुम्हारा 5,0। तो देखो मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड का कब होगा, क्योंकि इलिप्स में मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो अब मैं एक्सट्रीमली ग्रीडी हो जाऊं तो मुझे तो एक ऐसा पैराबोला चाहिए जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब इस दोनों पॉइंट से पास कर जाए। अरे ये बात है ना, तब ना ये जो कॉर्ड का लेंथ आएगा वो ये मैक्सिमम हो जाएगा और वो लेंथ 10 आएगा। तो 10 इज द मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल फॉर द कॉर्ड ऑफ इलिप्स। तो अब इस क्वेश्चन में इलिप्स का कम और पैराबोला का ज्यादा क्वेश्चन हो गया। तो अब तुम सोचो, जो अब अगर एस फोकस है पैराबोला का कहीं पे भी, ठीक, तो एस पी इक्वल टू पी एम है, एस पी इक्वल टू पी एम। तो अब मैं इस पैराबोला का क्या स्लोप होने वाला है जिससे दिस पैराबोला विल पास थ्रू -5,5 ऑल्सो, और इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है। तो व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, चलो इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस को लिख लेते हैं। वेयर इज द क्वेश्चन, x प्लस एम वाई प्लस 7 इज 0। तो अब आप सोचिए, जो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, राइट, और फोकस कहीं पे भी है, तो मेरा ये पैराबोला ये प्रॉपर्टी शो करेगा, एस पी जो होगा वो पी एम के बराबर होगा। सिमिलरली एस ऑफ दिस डिस्टेंस जो होगा वो भी इस पी एम के बराबर होगा। ओके, यही होने वाला है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं, जो पी एम एज ए रेडियस एंड पी एज ए सेंटर से सर्कल में बनाते रहो, अगर मान लो यहाँ पे पी और ये एम है ना, तो अगर मैं यहाँ पे पी एज ए रेडियस, सपोज मैं एक सर्कल बनाऊं जो इसको टच कर रहा है, राइट, सिमिलरली मैं एक दूसरा सर्कल बनाऊं जो इसको टच कर रहा है, तो अगर सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, अगर मान लो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो फिर हमारे पास कितना फोकस पॉसिबल है, इफ सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तब कितना पॉसिबल पैराबोला के लिए फोकस है भाई, तब तो दो हो गया ना, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ आ गया इस यहाँ पे सच दैट एस पी इक्वल टू पी एम, ये डिस्टेंस और इसके बराबर हो गया, और एक पॉइंट यहाँ आ गया फिर से S1 और S2, जहाँ पे एस पी इक्वल टू फिर से ये पी एम हो गया। आप समझ रहे हो, S2 टाइम्स ये डिस्टेंस इक्वल टू पी एम। तब ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये दोनों सर्कल अगर डिस्टेंट है तो पैराबोला का तो दो फोकस हो गया, जो कि क्लियरली गलत बात है। तो अपने पास अब एक ही पॉसिबिलिटी होगा, क्या होगा, जो या तो ये सर्कल टच कर जाए, ठीक है, तब तो सिर्फ एक पॉसिबल है, अगर ये दोनों सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर देन वन फोकस इज पॉसिबल फॉर पैराबोला। इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू फोकस आर पॉसिबल, अगर मान लो सर्कल इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पे -50 और 50 है एलिप्स का पॉइंट, और ये आपका फिक्स नोड है, और सपोज यहाँ से तुमने एक सर्कल बनाया इज लाइक दिस, और वहां से सर्कल एस पी इक्वल टू पी एम बनाया, वो कुछ इस टाइप का होगा। तो अब तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज है ना फोकस का, एक ये और एक ये, क्योंकि देखो अब दैट इज वन फोकस वेयर सच दैट दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस एस पी इज पी एम, अगर इसको पॉइंट ले तो, या फिर ऐसे बोल सकते हो एस पी और एस क्यू इज क्यू एम। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर दिस फोकस के लिए और दिस फोकस। So if two circles are touching each other, then only one focus is possible. If two circles are intersecting, then two parabola exist. तो यहाँ से तो जो कॉर्ड जो होगा वो किस किस से पास कर रहा होगा, कॉर्ड जो होगा कॉमन कॉर्ड वो -5,0 और 5,0 से पास कर रहा है। मतलब बेसिकली इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको फील्ड से डायग्राम के बेसिस पे बताना था क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अब तुम देखो क्या बोल रहा है, इफ ओनली वन सच पैराबोला एग्जिस्ट देन एम का रेंज क्या होगा,
इफ टू सच पैराबोला एग्जिस्ट, तो सबसे पहले तो हमने फील किया एक पैराबोला या दो पैराबोला कैसे एग्जिस्ट करेगा, राइट? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट नहीं किया दोनों सर्कल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन सर्कल का टेंजेंट का बात हो गया भाई। देखो अगर मेरे पास दो सर्कल्स है, ठीक है, -5 कॉमा सेंटर पे, -5 कॉमा 0 सेंटर से लेके, अगर ये दोनों सर्कल टेंजेंट होना चाहिए इस लाइन पे, राइट, एंड सेंटर्ड एट 5 कॉमा 0, तो इफ दीज टू सर्कल्स आर intersecting, then we can tell जो दो फोकस पॉसिबल है। अब अगर दो फोकस पॉसिबल है तो मान लो ये रेडियस इसका r1 है और ये रेडियस r2, ठीक है, और इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो उसके सेंटर से, तो सेंटर तो पी और क्यू होने वाला है, तो लेट्स से वो एंगल थीटा है। तब यहाँ से तो आप आसानी से बोल सकते हो ना, जो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वो r1 बाई ये डिस्टेंस आएगा 2, और टेन थीटा का वैल्यू जो आएगा यहाँ से वो परपेंडिकुलर बाई, मतलब वो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो चलो साइन थीटा को इक्वेट कर देते हैं, और यहाँ से जाएगा r2 बाई ये 5 से 7 जो है वो 12, तो मतलब ये किस कंडीशन में आएगा, ये किस कंडीशन में आएगा, जब दोनों सर्कल जो है वो आपस में सपोर्ट टच कर रहा है, उस वाले कंडीशन में यही रेशियो आएगा। तो यहाँ से दिस इज 4 व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग, तो r1 बाई r2 का वैल्यू आपके पास आ गया 1/6, क्योंकि सर्कल टच कर रहा है तो r1 प्लस r2 क्या आया, यहाँ से इस दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू आ जाएगा 10। तो साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, r1 r2 निकाल के 5/7 आ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों, इट इज 5/2 √6 आएगा, राइट? आप बात समझ रहे हो, क्योंकि मैं ये केस ले रहा हूँ, ध्यान दो, जब -50 और ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, तो मैं r1 बाई r2 का ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, -70 से टेकिंग दिस एज r1 एंड दिस इज r2। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जनरेट किया गया था। यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू जो अपने पास देखने को मिला, दैट इज 5/2 √6, टेन थीटा इज -1/m अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो m का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, एक जो बॉन्ड आ गया m ए बिलोंग्स टू एक -2 √6/5, ऐसे ये उल्टा भी जा सकता है ऐसे बाई सिमेट्रिसिटी, सो दैट विल बी 2 √6/5 एक्सेप्ट 0, क्योंकि मैं स्लोप 0 नहीं ले सकता हूँ, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैरी कर सकता है, रेंज ऑफ स्लोप जो है कुछ भी हो सकता है लाइन का, एक्सेप्ट 0 स्लोप, m0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो एक्सेप्ट 0 में किस लिए, क्या आप समझ गए ना, कि अगर मैं m0 ले लूंगा तो डायरेक्टिक्स हो जाएगा x इक्वल टू -1, तो वो हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन, तब तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई बच्चा ये ऑप्शंस को तो ऐसे ही उड़ा देता, ठीक है, तो फिर इसमें ऑप्शन, अब अगर एक पैराबोला अगर बोल रहा है टू सच पैराबोला एग्जिस्ट, तब आप देख लीजिए ऐसा कंडीशन है, ठीक है, दो पैराबोला के बीच में, क्योंकि अब आप घुसते रहो ना, अगर ये लाइन उससे नीचे आया तब तो फिर सर्कल क्या होगा, स्क्यूज होगा और ये दोनों इंटरसेक्ट करने लगेगा, इस टाइप की कंडीशन आने शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली वन केस कब आएगा, एक्सट्रीम केस में टेंजेंशियल होगा। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, और कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर एक पैराबोला एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ दो वैल्यू यहाँ से एग्जिस्टेंट हो, तो ऑप्शंस बी और सी जो है वो आपका यहाँ पे सही होता हुआ नजर आ रहा है। देखो क्वेश्चन 8 को आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें केस मेकिंग है, तो आप जैसे नंबर सेलेक्ट कर रहे हो एक्स और वाई, तो यहाँ से क्या करोगे 703 माइनस 703 इसका सम है ना, पूरे नंबर का सम है, -x - y इक्वल टू xy। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं डायोफेंटाइन स्टाइल में, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस वन, एक्स वाई को उससे ले जाओ, जिससे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो, 704। अब 704 जो है वो 2 का पावर 6 इंटू 11 है बच्चों, तो यहाँ से आप देख लो पॉसिबिलिटीज कितना आएगा 22, तो x का वैल्यू 21 आएगा और y का वैल्यू 31 आएगा, सम ऑफ नंबर्स निकाल लो। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं।
बोल रहा है A to B, फिर हमें करना होगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और इतने स्पेस में शायद हम लोग कर पाए। अब बोल रहा है A to B लॉन ऑफ दिस जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अपने को निकालना है, अपने को निकालना है ए, क्या पूछ रहा है फिर भाई, अपने को क्या निकालना है, 2 टाइम्स A+B निकाल। अब तुम सोचो इस क्वेश्चन को कैसे तुम मैनिपुलेट करोगे, कैसे मैनिपुलेट करोगे। अब एक तो तरीका है भाई, जो ए से बी लॉन, पहले तो इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लूँ, लेकिन वो थॉट प्रोसेस ही तुम देख के ही छोड़ दोगे, क्योंकि ये तो खतरनाक हो रहा है। ये तो हो गया ए से बी लॉन 3 + 3x + x² और माइनस ए से बी लॉन 1 + x + x²। तो यहाँ से ये मज़ा नहीं आ रहा है। अब या तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इवेलुएट करूँ, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँ, दोनों को इक्वेट कर दूँ। अब दोनों का आंसर इक्वेट करके कुछ रिलेशन आए, उसमें सिर्फ हो सकता है ऑल्दो आई विल नॉट गेट ए एंड बी, लेकिन एक रिलेशन आ जाए A+B, या तो ये एक चांस है, राइट। अब दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस है अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस करूँ, अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस करूँ, तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3/3x प्लस 1/x² बाय 1 + 1/x + 1/x²। तो इससे कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम नहीं आया ऊपर और नीचे, नीचे तो सेम आया बट ऊपर हमारा बदल गया। तो क्या मैं x को कुछ ऐसा रिप्लेस कर दूं जो ऊपर नीचे भी उल्टा हो जाए। उससे ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं किंग्स रूल घूम रहा है भाई। देखो अगर मैं इसको f ले लूँ, इसको अगर मैं इंटीग्रेशन i ले लूँ, और मैं कुछ सब्सटीट्यूशन करके ए से बी से लॉन ऑफ A+B - x करके इस दोनों को ऐड करके अगर जीरो कर दूं तो मजा आ जाए। एंड दैट्स द मोटिवेशन, ऑल्दो ये ट्रिकी मोटिवेशन है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ x को, क्योंकि हर जगह 3x दिख रहा है, तो क्यों ना मैं x को 3/x से रिप्लेस करने का सोचूं। लेट्स ट्राई अबाउट दिस फंक्शन, इसका नेचर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी इफ f of x इज दिस, व्हाट इज f of 3/x, so it's log of 3 + 3/x plus 9/x² divided by 1 + 3/x। अच्छा 3/x से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो इस 9/x ऑलरेडी हो गया भाई, नाइस, एंड इट्स 9/x²। so this is 3x plus 9, ठीक, प्लस 3x² plus 9 plus 9x, नीचे में आया x² plus 3x plus 9। अब अगर उससे अगर देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x² plus 3x plus 3, तो ये भी कुछ खतरनाक दिखते हुए तो आपको नहीं लग रहा है। अब सवाल है, अब मैं इसमें क्या करूँगा। अब तुम सोचो a से b इस इंटीग्रेशन को अगर मैं 0 रखूँ, तब मैं क्या वैल्यू ऑफ a और b दूँ जो ये खत्म हो जाए, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर बोलेगा जो a और b को, क्योंकि मेरे पास, वो सोचेगा कुछ ऐसा, जो मैं इस पे अगर किंग्स रूल लगाना चाहूँ, तो इस ln ऑफ 3 + 3 टाइम्स b माइनस a प्लस b माइनस x, राइट, प्लस a प्लस b माइनस x होल स्क्वायर बाय 1 प्लस a प्लस b माइनस x। एंड नाउ यू वांट इफ a to b, और ये कुछ ऐसा हो जाए तो इट्स सेम एज a to b, I इज दिस एंड I इज दिस। अब कुछ ऐसा जादू आ जाए तो 2y डायरेक्टली 0 हो जाए, तो फिर मजा आएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट a एंड b आई विल सेलेक्ट सच दैट 2i 0 होने वाला है। तब ए बी मुझे ऐसे सेलेक्ट करना होगा जो ये वैल्यू जो है, ठीक है ना, तो ए बी ऐसे सेलेक्ट करना है जो ये चीज जो है और प्लस ये चीज या तो ln 1 बन जाए, तो मेरा मजा आ जाएगा, राइट।
इट्स बिकॉज लॉन ए प्लस लॉन बी इज लॉन ए बी। इसका मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला बन जाए और नीचे वाला ऊपर वाला बन जाए, या तो तब मजा आने वाला है। या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो नीचे वाला भी सेम रहे, क्योंकि अगर ये इन्वर्स हो गया, ये अल्फा बाई बीटा एक्सप्रेशन और ये बीटा बाई अल्फा हो गया, तब तो खेल खत्म है। तो चलो क्या वो बन सकता है क्या, एक मैं ट्राई करता हूँ। समझ रहे हो ना? तो मैं चाहता हूँ वन प्लस ए प्लस बी को सपोज मैं लेमडा ले लूँ, वन प्लस लेमडा माइनस एक्स। और वो मोटिवेशन भी एक तरीके से है क्योंकि ए प्लस बी ही पूछ रहा है, तो किंग्स रूल का फील भी आ रहा था। अगर ये कहीं ना कहीं नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले का रूप ले ले, थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपना काम हो सकता है भाई। तो चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन प्लस लेमडा स्क्वायर, इस उम्मीद के साथ जो कुछ होने वाला है जिंदगी, और प्लस लेमडा माइनस एक्स इक्वल टू थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस लेमडा, थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मैच कर गया, ठीक है भाई। अब मुझे लेमडा निकालना है, तो लेमडा मैच करता हुआ दिख रहा है या नहीं। लेमडा स्क्वायर प्लस वन अगर तीन है तो लेमडा स्क्वायर का वैल्यू दो आएगा, ठीक। और वही नहीं, मेरे पास एक और लेमडा था, लेमडा स्क्वायर प्लस वन, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वन तीन है, तो एक तो लेमडा का वैल्यू एक दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस टू जीरो, तो लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा प्लस टू जो होगा जीरो हो जाएगा। तो एक लेमडा वन आएगा, एक लेमडा माइनस टू आएगा यहाँ से। अगर मैं एक्स का कॉफिशिएंट रखूँ तो माइनस टू लेमडा माइनस वन इक्वल टू तीन आना चाहिए, तो माइनस टू लेमडा चार आना चाहिए, तो लेमडा का पावर माइनस दो आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से कुछ प्यारा सा नजर आ रहा है भाई, क्या प्यारा सा नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें किंग्स रूल लगाऊं और अगर ए प्लस बी का वैल्यू, अगर नीचे वाला तो कम हो गया, अगर लेमडा का वैल्यू माइनस टू है तो मजा आ गया जिंदगी, मजा ही आ गया भाई। क्यों मजा आ गया? क्योंकि ये तो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है, देखो क्या खुशी मिला, ये ऊपर बन गया। अब तो हम ग्रीडी हो गए, अब ऊपर वाला नीचे वाला बन जाना चाहिए। तो अगर मैं ऊपर वाला में लेमडा का वैल्यू माइनस टू डालूं, थ्री प्लस थ्री टाइम्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस माइनस टू माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। देखो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और ये माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस तीन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सात माइनस, अरे भाई भाई साहब क्या मजा आया भाई, मजा आ गया। खास के जो बच्चे चैतन्य में पढ़ रहे हैं, या फिर जो चैतन्य के ये टेस्ट सीरीज लिखे होंगे ना, इसका सॉल्यूशन चैतन्य वाला ने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आप बोले ना, वो लोग उस चीज का सॉल्यूशन नहीं देंगे जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अफ्रीकन मैथमेटिकल कैलकुलस चैलेंज से लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज आ गया, अब तुम देखो एक बार किंग्स रूल कितना पावरफुल है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आई रेड दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंटायर सेशन। तो यहाँ जो आपका वैल्यू बनने वाला है बच्चों, वो ए प्लस बी अगर माइनस टू हुआ तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। क्या हुआ? तो अंदर वाला गोलू डीएक्स लॉन था आई, और माइनस टू पे किंग्स रूल लगाने के बाद ये गोलुआ बन गया वन बाई गोलू, वेर गोलू इज दिस इंटायर फंक्शन आई एम। अब जैसे ही ऐड करें तो टू आई ए टू बी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी लॉग वन डी एक्स, और हमारा हो गया जीरो। अब तुम बोलोगे भाई इसके अलावा, अब ये तो तुम एज्यूम कर लिए हो जो किंग्स रूल लगाने के बाद ही वो फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ये तुम एज्यूम कर लियो उस एजम्पशन पर ए प्लस बी टू माइनस टू होगा। ऐसा भी हो सकता है ना, जो ये इंटीग्रेशन जीरो है, इंटीग्रेशन जीरो मतलब क्या होगा, देखो फील क्या है, जो इसका कुछ ग्राफ आने वाला है, राइट। तो आप किस कहां से कहां तक इसको चंक मारोगे ए प्लस बी टू, सो दैट कुछ पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो अब सवाल है ए प्लस बी माइनस टू इसका यूनिक आंसर ही है, इसको कैसे प्रूव करें, तो वो चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है। अब वो चैलेंजिंग पार्ट है, वो आप ग्राफिकली उसको फिर देख सकते हो जो यूनिक सिचुएशंस में ही है, ठीक है। या फिर मल्टीपल सिचुएशन में आएगा वो स्लाइडर लेके, लेकिन वो यूनिकनेस को हम यहाँ नहीं प्रूव कर रहे हैं। आपका जेई स्टाइल में इसको कैसे सॉल्व करें कंटेम्प्रेरी आइडियाज से, तो वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और इसको तो मैं एक्सट्रीमली चैलेंजिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये देख के इस टाइप के आइडियाज लाना जहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन ऑफ यही वेरिएबल था,
ठीक है, क्योंकि आप तुम इस टाइप के क्वेश्चंस की होगी मेंस में जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, एक क्यूबिक वाला एक्सप्रेशन दे देगा इस टाइप का, तो वहां पे तुमको पता है भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, चूंकि ये ग्राफ एक ही जगह पे जीरो होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ एरिया लूँ तो ये जो भी एरिया A1 प्लस A2 A3 को माइनस कर देगा, तो ये यूनिक आंसर है। लेकिन यहाँ पे जो ये था वो काफी खूबसूरत था। 11th क्वेश्चन को आप केस से बना सकते हो, 12th क्वेश्चन को भी केस मेकिंग से कर सकते हो। -1 से 1 दे रखा है तो तुम -1 से 0 डाल दो भाई, और 0 से 1 डाल दो, आसानी से ये बन जाएगा। अगर मैं 13th क्वेश्चन की बात करूं तो चलो बात कर ही लेते, क्यों ना करे बात। P1 P2 दो पैरेललोपाइप्ड है, नॉन जीरो वॉल्यूम का, बहुत ही अच्छा, फॉर्म यूजिंग द वेक्टर्स एज देयर साइड। ठीक है, अच्छा P1 का ये 3 साइड है, क्योंकि विल हैव एक्चुअल काजू वाला बर्फी एज पैरेललोपाइप्ड। तो P1 का एक साइड ये है, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर, को टर्मिनल साइड इनको लिख देना चाहिए, बट एनीवे ये को टर्मिनल ही होगा, क्योंकि इसमें से कोई तीनों पैरेलल नहीं है, ऐसे मैं जूम कर रहा हूँ। एंड P2 फिर ये दूसरा पैरेललोपाइप्ड होगा यहाँ पे, जिसका वो तीनों साइड दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के ना एक फील आ जाना चाहिए ज्योमेट्री वाला। एबीसी इस सेट से बिलोंग करता है, अल्फा इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बाय बॉडी डायगोनल ऑफ P1, अच्छा, एंड बीटा इज बी वॉल्यूम ऑफ P2। अल्फा क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बाय बॉडी डायगोनल ऑफ P1। अब देखो बॉडी डायगोनल ऑफ P1 और P1 का जो वॉल्यूम्स है वो भी रिलेटेड है बच्चों, ठीक है ना, वो भी रिलेटेड है, तो उससे तुम कर सकते हो। मुझे बोल रहा है देन अल्फा बीटा रिलेटेड बाय दिस द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बहुत खास नहीं, लेकिन फॉर्मुलेशन जो आइडियाज है प्रॉब्लम को मिक्स करने का वो कुछ हद तक सही है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कैसे फंडामेंटल पीएनसी को और बेसिक पीएनसी के आइडिया को यहाँ पे उन्होंने कंबाइन किए हुए। तो इसको अगर मैं देखूं एक अलग पर्सपेक्टिव से, तो आप सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भाई क्या हो, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां से आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा भाई, इस क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि अल्फा इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय बॉडी डायगोनल एंड बीटा इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड P2। तो अगर मैं बीटा निकालूं तो ये आ जाएगा 1 0 -1 escalar triple product and it's 3C A minus 1. It's not a trad run, so don't do 1/6, right, and 0 BC। और अल्फा अपने पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इज, क्योंकि बॉडी डायगोनल्स अगर आप निकाल गए बॉडी डायगोनल्स वाला, तो उससे जो वॉल्यूम आएगा वो 4 टाइम्स हो जाता है एक्चुअल पैरेललोपाइप का, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 1 1 C A B और B C, राइट, सो दिस इज बीटा। ए बी सी सेट से लिया गया भाई। अगर अल्फा और बीटा, अब अल्फा और बीटा में ऑलरेडी एक रिलेशन है, इस रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अगर ले लो तो अल्फा प्लस बीटा, अब या तो अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, नहीं तो 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होगा। अब फिर या तो अल्फा 0 होगा, नहीं तो अल्फा 4 बीटा होगा। आप देख रहे हो, अब ऑफ कोर्स अल्फा 4 बीटा का 3 पॉसिबिलिटीज है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा 0 एक साथ नहीं हो सकता, अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा 0 एक साथ, क्योंकि वॉल्यूम दे रखे हैं ना, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जब बीटा अगर आप इवेलुएट करोगे इसको, तो ये आने वाला है प्लस माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस 3 BC। लेकिन निगेटिव केस में आपको कोई ट्रिपलेट नहीं आएगा, और फिर अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो शायद बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 0 आ जाता है, विच विल गिव यू ए इक्वल टू बी प्लस सी, और ए बी सी इस विंडो से लाई कर रहा है, तो फाइनली जो आपके पास शायद 21 पॉसिबिलिटी जाएगा, शायद नहीं, एक हमने इसको जस्ट डिस्कस किया था, सो यू कैन सी दिस 21 पॉसिबिलिटीज। तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब बोल रहा है कि ये फंक्शन दे रखा है, देखो मैट्रिक्स मैच में, मैट्रिक्स मैच का बेटी आपको सब नहीं सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, जैसे कोई दो ऑप्शंस अगर सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा। सबसे पहले तो देखो 1 2a -2 कॉफिशिएंट को ऑब्जर्व करवाए, तो 2a और 2a -2 4a -2 4a 4a कैंसिल हो जाएगा, फिर -2
-2 4 है और 3 + 1 4 है, मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है। दिस शुड बी योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब x -1 फैक्टर। फिर से आप दूसरे फैक्टर भी यहाँ से कांस्टेंट टर्म को +-1 +-2 से गेस कर सकते हो फैक्टर। तो दूसरा यहाँ से देखोगे x + 2 फैक्टर हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि x4 लाने के लिए x² चाहिए और -2 लाने के लिए लास्ट टर्म तो +1 चाहिए। अब मान लो सपोज गोलू x चाहिए, अब कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट, तो गोलू का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 2a -1। ठीक है, अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक का d जो है वो अगर लेस देन 0 होगा तो a का वैल्यू अपने पास -12a विल बी लेस देन 3/2, सो a1 एंड प्रायोरिटी 1/6 देगा। और सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जनाब। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को शायद आप कर सकते हो क्योंकि आप इसको जस्ट डिवाइड कर दो और इसको आप लिख सकते हो 1/y³ dy/dx -1/y² इक्वल टू -1 + cos x। अब इसे स्टैंडर्ड बर्नौली u को अगर मैं 1 - 1/y² ले लूँ तो ये क्वेश्चन आ गया डी u/dx और +2/xu इस 2 टाइम्स 1 + cos x। अब यहाँ से तो तुम क्वेश्चंस को ले लोगे, राइट। नेक्स्ट सवाल है, इसमें इस बेटर डायरेक्टली तुम 0 10 और 1 10 ही निकाल दो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो। तो अगर तुम डायरेक्टली इस यहाँ पे I1 10 निकालोगे तो ये sin 2x/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसको छोड़ देते हैं 1 - 10² x का पावर 10 माइनस इंटीग्रेशन। अब वो डिफरेंशिएट करोगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है। तुम देखोगे डायरेक्टली वो I1 0 और sin 2x के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो वहां से आ जाएगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन a + b में डायरेक्टली यू पुट x = y = z = 1। तो s का जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 4 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 25, 2 का पावर 25 × 2 का पावर 25 प्लस। सबसे आसान दिख रहा है s, तो s का आंसर 4 आया। अब अगर s 4 आया तो देखो ये चारों ऑप्शंस में है, इसलिए तुमको s कैलकुलेट ही नहीं करना था, तो दिमाग ही नहीं लगाना था बच्चे को, उनको पता था s सबसे आसान होने वाला है। हाँ, अब चलो मैं एक दिखा देता हूँ, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन a + b। ठीक है, x + 2y + z और x प्लस, तो a + b में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म हम कैसे फाइंड करें, फिर a b में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अब तुम देखो इसमें जो भी टर्म आएगा वो कैसा आएगा और इसमें जो टर्म आएगा वो कैसा आने वाला है। x + 2y + z⁻25 में मल्टीनोमियल थ्योरम से अगर मैं, लेट मी टेक वन ऑप्शन, कॉपी पेस्ट, सो a इज x + 2y + z⁻25 और a + b जो होने वाला है अपने पास x प्लस, तो सबसे पहले इसको आप बाइनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हो। इस प्लस z⁻25 हो गया प्लस x + 2y माइनस, अब अगर मैं इसको कुछ देर के लिए अल्फा बोलूँ और ये बीटा और ये अल्फा बीटा, इस अल्फा प्लस बीटा का पावर 25, सबसे पहले ऑड वाले टर्म कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस आ जाएंगे 25c1 24 बीटा 25c2 अल्फा 23 बीटा स्क्वायर, ऐसे ऐसे इसके स्टोरी होंगे बीटा 25। नेक्स्ट जो तुम्हारा बनने वाला है अल्फा 25 माइनस 25c1 हो जाएगा अल्फा 4 बीटा प्लस 25c2 और 23 बीटा स्क्वायर, लास्ट में माइनस बीटा का पावर 25 होने वाला है, राइट। तो अब जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा स्वाहा। क्या हो जाएगा स्वाहा दोस्तों, ये सब अल्टरनेट वाला टर्म सब स्वाहा हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा 2 अल्फा 25 प्लस 25c2 अल्फा 23 बीटा स्क्वायर, ऑफकोर्स 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ऐसे करते करते मेरा बीटा 24 वाला टर्म बचेगा। ठीक है, और ये अल्फा 1 25c24। अब देखो अब बस बेसिक काउंटिंग है। अल्फा 25 अल्फा क्या है x + 2y अल्फा 25 एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट है प्लस 2 टाइम्स 25c2 x + 2y का पावर 25 बीटा मीन्स z स्क्वायर। अब देखो इस टर्म में तो z है ही नहीं, तो ये 26 का 26 टर्म डिफरेंट देगा।
ये तो आप समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट में ये इससे 23 आने वाला है, 23 आने वाला है। तो इसमें से कितना टर्म अपने पास आएगा, 23 टर्म, एक्स का पावर 23 ब्ला ब्ला, तो ये 24 टर्म्स देगा, हर एक टर्म में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो सब अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पे तुम देखोगे ऐसे ही करते करते 26 24 22 टर्म्स देगा, करते करते 2 टर्म्स, अब ये ऐड कर दो तो 1/2 आएगा। तो ऐसे ही आप बाइनोमियल फॉर्म में जैसे इसको एक साथ करके इसको अलग करके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वजह चाहेगा तो इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से भी बना सकता है। जैसे जनरल टर्म इस एक्सपेंशन का क्या होगा, अगर मैं इस एक्सपेंशन का बात करूं तो एक्स का पावर अल्फा, 2y का पावर बीटा, जेड का पावर गामा, 25 फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ पावर्स होना है 25। लेकिन अगर आप इस टाइप के कॉम्बिनेशन लेते हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसमें ये रिकमेंडेड नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग इट्स रॉन्ग बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो इसे बाइनोमियल के थ्योरम से भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए अगर इस टाइप के डिस्कशंस ऑलरेडी आपको देखने को मिलते हैं क्या यूट्यूब पे। अगर नहीं मिलते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लोग आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाएंगे। ठीक है, खास के जो बच्चे रिमोट प्लेसेस से हैं, जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाभ नहीं मिल सकता है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री आपके सामने मैं ला रहा हूँ। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, और जे एडवांस 2025 2026 2027 उसके लिए बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे आएंगे, जो कि आप एक दो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर का समरी आपको फील आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में अपना टारगेट है मोर देन 90% इन एडवांस ऑन मेंस। अगर इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट को आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप ला सकते हो। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स एंड विल मीट अगेन सून विद मोर मॉक टेस्ट। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको कैसा लगा और आप किस टाइप के मॉक टेस्ट लाना चाह रहे हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।